नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यह संविधान की क्लास आज हमारी 4वीं क्लास है। हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको 120 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखे हैं तो आप यह सीरीज कंटिन्यू रहना, क्योंकि इसमें हम 40 नहीं 400 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। हम एक क्लास में 40 प्रश्न कराएंगे। यह क्लास हमारी 10 दिन चलेगी। इसमें टोटल हमारे 400 प्रश्न हो जाएंगे। यह किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज का पहला सवाल है प्रश्न नंबर 121 और हम 120 पहले कर चुके हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। तो इसमें ये वाला गलत है। लोकसभा की अनुशंसा पर, इसका ए भी गलत है। इसका हमारा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हुआ है। अनुच्छेद अनुच्छेद 85 के 2 के तहत 85(2) के तहत यह लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति किसी मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 में इसकी भी नियुक्ति करता है। एक राज्य का राज्यपाल, जो कि हमारा अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति करता है। यानी हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन का डी, उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 123, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? नियुक्ति नहीं करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ना कि नियुक्ति करता है। तो इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति की क्षमा आदि एक शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति? इसमें विधायी शक्ति नहीं। बी, न्यायिक शक्ति नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, कार्यपालिका की शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति है, क्षमा है। राष्ट्रपति क्षमा आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिमेल से नहीं खाती? रूपांतरण, पूर्ण क्षमता, दंड, विराम देना। तो ये वाला तो है नहीं इसमें। तो इसका हमारा सही जवाब होगा, ये नहीं काम करता। रूपांतर, पूर्ण क्षमादान नहीं करेगा। तो ये दोनों नहीं खाते मेरे, ए एंड बी। कहीं हमारे दोनों सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 126, भारत के किस उपराष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो गई है। हमारे 11वें राष्ट्रपति इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 127, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। कार्यकाल 1969, यानी 1969 मतलब 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का कार्य किया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 128, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुने जाते हैं। इसमें ये वाला गलत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन के, ये भी गलत। लोकसभा सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे
चुनाव द्वारा, इसमें ये भी गलत है, इसमें होगा लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रपति का चुनाव यानी अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा चुना जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 129, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का हमारा ऑप्शन बी होगा। यानी अगर हम पूछे, राष्ट्रपति शपथ 60 के तहत ग्रहण करता है और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत करते हैं। इनके हमें अनुसूची 3 में इनके शपथ के बारे में नहीं बताया, और राष्ट्रपति और हमारा राज्यपाल 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूची 3 के तहत कौन शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता और राज्यपाल नहीं करता है। इनके अनुच्छेद 60, 69 और 159 है। यानी इसमें मुझे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति से हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से एक की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है जो उसका सदस्य सदस्य नहीं होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल। यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 131, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। हमारा ऑप्शन ए है, यानी अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 79 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 132, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा में चुने गए नामांकित कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, 6 वर्ष होता है। लेकिन 2 वर्ष बाद इनके सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होते रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 133, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होती और उनका यानी अध्यक्ष कहा जाता है। तो लोकसभा का सदस्य भी नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं, तो संसद नहीं होता। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, 133 का हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 134, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो 6 महीने के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के अचानक मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दिया जाए, तो वह 6 महीने तक कार्य कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 135, भारत का भारत का उपराष्ट्रपति किसका एक अभिन्न है? तो यह संसद का अभिअंग है। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, संसद राष्ट्रपति राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में और राज्यसभा राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में और लोकसभा को अनुच्छेद 81 इनकी संरचना के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति किसका अभिन्न है? तो संसद का हमारा ऑप्शन इसका ये सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 136, राष्ट्रपति द्वारा संसद के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकित किया जाता है। तो 2 नामांकित किए जाते थे, लेकिन 104वां संविधान 2019 के तहत इनको निष्प्रभावी यानी नष्ट कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 2। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, तो उत्तरदायी शासन का हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 138, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से
कौन सा नहीं है, इसमें मुझे कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, राजशाही शासन नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 139, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति तक, कहते हैं ना, प्रसाद प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक उनकी इच्छा तक पद संभालेंगे। यह अनुच्छेद 75 के दो के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 140, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद तक रह सकता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 6 महीने, इसका हमारा ऑप्शन बी 6 महीने, यानी अनुच्छेद 75 के 5 में कोई भी मंत्री निरंतर 6 महीना की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति मंत्री नहीं रहेगा, यानी कोई भी मंत्री संसद का सदस्य ना है, वो 6 महीने से अधिक है, तो 75 के 5 के तहत उस अवधि तक मंत्री नहीं रहेगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में से किसे भारत के संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यपालक का प्रमुख कौन होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री, यानी संसदीय प्रणाली में सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बहुदल का नेता होता है, बहुमत बहुमत दल का नेता होता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 142, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी, तो महान्यायवादी, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में है। और इससे एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी दोनों, यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, अनुच्छेद 88 के तहत, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 143, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो 6 वर्ष के अवधि के लिए होता है, हमारा ऑप्शन डी, यानी एक तिहाई 2 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 144, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 79, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो संसद हमारा अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा हमारा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में, यानी लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है, और संसद का 79 में चर्चा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 145, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नामांकित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, जिसको हम याद कर सकते हैं LASS, यानी एल से लिटरेचर मतलब साहित्य, ए से आर्ट यानी कला से, एन से सोशल सोशल यानी सामाजिक कर्ता, और एस से साइंस यानी विज्ञान क्षेत्र से, तो कितने 4 क्षेत्र से। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य है। ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना निहित है, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 मनुष्य तो है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 238 प्रतिनिधित्व, तो ये भी सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 147,
संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो हमारा भारत का परिसीमन आयोग। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत का परिसीमन आयोग। अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 42 के तहत संसद हर जनगणना के बाद कानून द्वारा एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। यानी अनुच्छेद 42 के तहत संसद हर जनगणना के बाद कानून द्वारा एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। अभी तक भारत में परिसीमन आयोग 5 बार गठित हुआ है। कब? एक 1952, 1963, फिर 2002 और 2020। 1952 हुआ है, फिर 1963, फिर 1973, इसमें 73 तो 1973, फिर 2002, फिर 2020 में। कितनी बार? 5 बार। अगला हमारा प्रश्न नंबर 148। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनर्समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्र में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 82 और 170, का हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 149। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? केवल उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में ही दर्ज हो, ये गलत। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 150। इनमें से कौन सा वास्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है। हमारा ए, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को वेतन को मिलते हैं, तो ये वाला इनका कथन सही है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इनका हमारा ये वाला ही कथन सही है। इसका होगा ए एंड बी दोनों सही, जिसको हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 151। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? किसको संबोधित करेगा? तो वह उपाध्यक्ष को करेगा। इसका हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी अनुच्छेद 94 के बी के तहत यदि लोकसभा का अध्यक्ष को सभापति को संबोधित कर सकता है अपने त्याग पत्र के बारे में। अगला हमारा प्रश्न नंबर 152। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि एक संसदीय विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार है, यानी हमारा ए, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, तो ये वाला भी है। संसद में कुछ भी कहने उनके द्वारा किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी मुक्ति, तो ये भी सही है। जब संसद चालू है तो वह एक गवाह के रूप में भाग लेने में छूट, ये भी सही। तो इसमें हमारे तीनों ही सही, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 153। भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व के विभिन्न सांसदों के बीच एक कड़ी है, एक कड़ी है, तो इसमें होता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 154। नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए नियुक्त कौन करता है? कौन नियुक्त करता है? तो हमारे इसका भारत के राष्ट्रपति। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुनाव की तारीख तय करता है? कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 156। भारत में अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 157। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदन द्वारा पेश
किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसे निजी विधेयक। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। यानी एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी हमारे दो विधेयक होते हैं, एक सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सार्वजनिक विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर निजी विधेयक एक मंत्री के अलावा सांसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 158। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? अभी तक भारत में संयुक्त बैठक 3 बार हुई। 3 बार कब? एक 1961 में, 1978 में और 2002 में। इसमें मुझे पहली बार 1961। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में भारतीय नवाचार है? भारतीय नवाचार है तो इसका हमारा ऑप्शन सी शून्यकाल। इसका हमारा ऑप्शन सी है। और हमारी संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होती है, लेकिन राष्ट्रपति बुलाता है इसका अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 160। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो, राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? कौन कर सकता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही होगा। आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो हमारी एक क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें हम आपको 400 क्वेश्चन कराएंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।